नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं RTE 2009, जिसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसका पूरा नाम पढ़ लिया, सारा इतिहास जो है वो चीज़ पढ़ ली। ठीक है, हम इसकी धाराएं जो हैं अध्याय पढ़ रहे थे। अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने जो है अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब अध्याय हम आ जाते हैं 5 पर। अध्याय 5, ठीक है। अध्याय 5 का जो नाम है वह क्या है? प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम को प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसको पूरा करना। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसको पूरा करना, उसको पूरा करना। इसमें जो धाराएं आती हैं, धाराएं 5, 28 तक हमने पढ़ ली। तो इसमें धाराएं 2 आती हैं, धाराएं 29 और 30। हाँ, इसमें 2 धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक धारा है 30 और एक धारा है 30। ये 2 धाराएं हैं। इन 2 धाराओं के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जो है, जो और अध्याय बच रहे हैं हमारे 6-7, है ना, उनको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धारा जो 9 अध्याय धारा जो 29 है वो क्या कहती है? पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। ठीक है, धारा 29, इसका संबंध किससे है? पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम और और उसके मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन प्रक्रिया से है। पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन प्रक्रिया से जो है ये चीज़ बताई गई है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका निर्धारण क्या किया जाएगा, उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएगी। जैसे राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो किया जाता है SIERT। जबकि जो भारत में है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जो सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम क्या है? NCERT। तो ये उनका दायित्व होगा कि वो है जो है समुचित पाठ्यक्रम क्यों है जो तैयार करें। ठीक है, राजस्थान में पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है वो ध्यान रखना ना, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम कौन था? SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड टीचिंग, पाठ्यक्रम तैयार करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है, तैयार करता है। फिर बात करें हम धारा 30 के बारे में। धारा 30 के बारे में बात करें हम। ठीक है, धारा 30, धारा 30 का संबंध किससे है? धारा 30 ये कहती है कि कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षाओं को आयोजन नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि विद्यालय में जो परीक्षाएं ली जाएंगी वो सामान्य परीक्षाओं की तरह ही ली जाएंगी, कक्षा से 1 से लेकर 8 तक। 8वीं तक किसी प्रकार की कोई भी बोर्ड परीक्षाओं को आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, परीक्षा और समापन, इसमें प्रमाण पत्र की भी बारे में बात की जा सकती है कि पूरा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बालों को क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसका जो नाम है इम्पोर्टेंट वो तो है परीक्षा और प्रमाण पत्र, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। इसका जो नाम है वह है परीक्षा परीक्षा एवं परीक्षा एवं समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा एवं समापन प्रमाण पत्र। और इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पहली, कक्षा 1 से कक्षा 1 से 8वीं तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। बोर्ड परीक्षा का बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा।
का आयोजन नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है, परीक्षा के बाद उसे क्या दिया जाएगा, परीक्षा समापन, समापन का प्रमाण पत्र, बालक को क्या दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, दोनों की दोनों धाराएं किसके अंदर है, धारा 30 में है और भाग 5 के अंदर दी गई है। अगला पढ़ते हैं, भाग कौन सा है हमारे पास, अध्याय, अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में जो धाराएं आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती हैं, अध्याय 6 में धाराएं आती हैं 31 से लेकर 34 तक। अध्याय 6 में जो धाराएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 31 से लेकर 6 तक। अध्याय 6 का नाम क्या है, बालकों के अधिकार संरक्षण, बालकों के अधिकार संरक्षण का नाम है बालकों के अधिकार संरक्षण, बालकों के अधिकार संरक्षण। और इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक आती हैं, इसमें धाराएं आती हैं आपके 31 से लेकर 34 तक, धाराएं आती हैं इसमें 31 से 34 तक आती हैं, यानी कि इसमें 3 धाराएं हमको पढ़नी हैं, 31, 32, 33, 34 जो है 4 धाराएं हमको इसमें पढ़नी हैं। तो पहले बात करते हैं हम धारा 31 की, धारा 31 की, धारा 31, धारा 31 क्या कहती है, धारा 31 जो है शिक्षकों से संबंधित है। ठीक है, धारा ये कहती है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, बालक के शिक्षा के अधिकार, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, मतलब जो है बालक जो है उस शिक्षा का अधिकार का पूरा प्रयोग कर रहा है या नहीं करना है, यह बालक के शिक्षा अधिकारों का, शिक्षा अधिकारों का, बालक के शिक्षा अधिकारों का क्या करना, अवलोकन करना, या बालिक का जो है मॉनिटर करना, या उसके शिक्षा के अधिकारों को जो है अवलोकन करना, या उसको देखना, या उनकी छानबीन करना, देखभाल करना, है ना, अधिकारों का अवलोकन, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉनिटर करना, मॉनिटर करना। और ये जो दायित्व है ये किसका है, ये स्थानीय प्राधिकारी का भी है और विद्यालय का भी है, माता पिता का भी ये माना जाता है। धारा 32 जो है वो ये कहता है कि बालक जो अगर कोई भी शिकायत करता है, तो बालक की अगर कोई भी शिकायत है, उस शिकायत को क्या किया जाना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है कितने टाइम के अंदर, ठीक है, कितने टाइम के अंदर। धारा 32, धारा 32 कहता है बालकों की शिकायतों, बालकों की शिकायतों को 3 माह में दूर करना, 3 माह में दूर करना। बालकों की शिकायतों को कितने माह में दूर करना जरूरी है, 3 महीने के अंदर दूर करना जरूरी है। बात करें धारा 33, धारा जो 33 है वो किसके बारे में बात करती है, धारा 33 बात करती है राष्ट्रीय परिषद के बारे में। ठीक है, धारा 33 ये कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार, बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है या परिषद है उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद का जो गठन है वो कौन सी धारा में बात की गई है, धारा 35 में। इसी तरह से एक धारा और आती है 34 जो बात करती है राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है वो कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाना चाहिए, वो धारा 34 में किया जाना चाहिए। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो भी इसमें आप ले सकते हो, सलाहकार
परिषद, लेकिन बाल संरक्षण आयोग के बारे में अलग धारा में बात करी गई है, इसमें उसको नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, राज्य सलाहकार परिषद के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के स्तर पर, प्रत्येक राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी सलाह देगा। सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये धाराएं हमने सारी पढ़ ली, धाराएं 34 हमने पढ़ ली। अध्याय अब तक हमने कितने पढ़ लिए हैं? 5 अध्याय हमने, और सॉरी 6 अध्याय अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम अध्याय की तरफ जा रहे हैं, अध्याय 7वां। अध्याय 7वां जो है अंतिम अध्याय माना जाता है, ठीक है, अंतिम अध्याय है। और अंतिम अध्याय पे जाने से पहले एक बार हम सारे अध्यायों को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, तो ईजी होगा। देखिए, RTE 2009 के अंदर हम देखते हैं तो कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 7 है। कुल अध्याय कितने हैं? 7 हैं। कुल धाराएं कितनी? 38 है, लेकिन वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? 39 हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 1 अनुसूची। अनुसूची भी हम पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। अध्याय जो 1 है उसका नाम क्या है? प्रारंभिक या प्रस्तावना। इसमें धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराएं 1 से लेकर 2 तक हैं, ठीक है। इसी में बताया गया है संक्षिप्त नाम, इसमें बताया गया, इसमें ही परिभाषाएं बताई गई हैं, इसमें ही कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में बताया गया है। अध्याय 2 जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका नाम क्या है? जो है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। और इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक आती है? धाराएं 3 से लेकर 5 तक आती है, ठीक है भाई। हाँ, अध्याय 3 के अंदर जो धाराएं हैं वो 6 से लेकर 11 तक हैं, और उसमें बताया गया है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर 12 से लेकर 28 तक की धाराएं आती हैं, और उसमें विद्यालय एवं शिक्षक के जो है उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 धाराएं 29 से लेकर 30 तक आती है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उनको पूरा करना है, जिसमें आज हमने पढ़ा था कि SERT राजस्थान के संदर्भ के अंदर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं। अध्याय 6 30 से लेकर 34 तक बालकों के अधिकार और संरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने बताया कि बालक की अगर कोई शिकायत होती है तो उसको 3 माह के अंदर दूर करना अनिवार्य है। 33 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद, और 34 में जो है राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन की बात करी गई है। ये पूरी हमने देख लिया, शब्दावलियाँ देख ली हैं, शिक्षा के एज ग्रुप हमने देख लिया है। धारा 7 के अंदर जो वित्तीय बंटवारा है वो देख लिया हमने, 60-40 का है, ठीक है। अध्याय 4 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में 25% सीटों के बारे में ये देख लिया। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देख लिया, ठीक है, जो था, और आज का देख लिया। अब आते हैं हम अध्याय 7 पर। अध्याय 7, अध्याय 7 क्या है जी? अध्याय 7 इसका अंतिम अध्याय है। इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का, और इसका नाम क्या है? प्रकीर्ण। इसका नाम क्या है? प्रकीर्ण नाम है, ठीक है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो कहाँ से कहाँ तक आती हैं? धाराएं इसमें आती हैं 35 से 34 तक, 35 से 38 तक, है ना। ये धाराएं इसमें आती है, 35, 36, 37, 38, यानी 4 धाराएं इसके अंदर हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें एक धारा और जुड़ी गई है, वो कौन सी है? 39वीं धाराएं जो है वो इसके अंदर जोड़ दी गई है। अब वो 35, ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो हमारी धारा है सबसे पहली 35 किसके बारे में बात करती है वो देखिए। धारा 35, धारा 35 क्या कहती है? अध्याय 7 की जो धारा 35 है वो ये कहती है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों को आदेशित कर सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों को आदेशित किया जा सकता है। मतलब ये जो जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या किए जा सकते हैं? निर्देश जारी किए जा सकते हैं। निर्देश जारी करने, निर्देश जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति जो है वो धारा किस में बताई गई है? वो बताई गई है धारा 35 में। कौन किसको जारी कर सकता है? तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को, ये स्थानीय प्राधिकारियों को क्या कर सकते हैं? आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार
अथवा सॉरी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्थानीय प्राधिकारियों, है ना, स्थानीय 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 प्राधिकारियों को स्थानीय प्राधिकारी को आदेश जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी सरकार, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे पंचायत समिति हो, उनको क्या कर सकती है, ये आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, बात करें अगर हम धारा 36 के बारे में, ठीक है, धारा 36 के बारे में बात करें। ठीक है, धारा 36 भी किसका अंग मानी जाती है, भाग 7 का अंग मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो धाराएं हैं हमारी 13, 18, 19, उनके क्रियान्वयन में अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए क्या है, व्यवस्था की गई है, दंडात्मक कार्रवाई की जो है बात की गई है। ठीक है, 36 में जो है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी है। ठीक है, इसका जो नाम है वो नाम है अभियोजन, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की बात की, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की बात करी गई है कि धारा 13, 18 और 19 इसके अंतर्गत अगर कोई भी कार्य किया जाना है तो उससे पहले आपको मंजूरी ली जानी है। उससे मंजूरी के बिना आप जो है पूर्व समक्ष अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि धारा 13, 18, 19 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है। अब हमने जब पढ़ा था 13, 18, 19, देखो क्या है उसमें, पहले तो ये बताओ 13, 18, 19 आती किसके अंदर, तो भाग 4 में आएगी, भाग 4 में आएगी 13, 18, 25 तो ये रही 13, 18, 19 यहाँ देखो 13, 18, 19 दिख गई, ये रही 13 में क्या है कि अगर किसी बालक को आपको स्कूल से निकालना है या उसका आयोजन नहीं किया, अगर आपको आयोजन करना है प्रवेश के लिए तो आपको जो सक्षम अधिकारी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना उसकी परमिशन के आप किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी बालक का आप क्या नहीं ले सकते हो, साक्षात्कार नहीं ले सकते हो। ठीक है, 19 में क्या है, सॉरी 18 में क्या है, मान्यता प्राप्त आपको जो है प्रमाण पत्र लेने के बाद ही स्कूल का संचालन करना है। अगर आप बिना प्रमाण पत्र के स्कूल का संचालन करते हैं तो भी आपको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, 19 क्या है, विद्यालय के जो मानक मापदंड के अंदर अगर आपको परिस्थितिवश किसी भी तरह का कुछ भी बदलाव करना है या संशोधन कराना है तो आपको उसके जो है सक्षम प्राधिकारी से आपको क्या लेनी पड़ेगी, पूर्वानुमति आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पूर्वानुमति वाली बातें। ठीक है, 7। अब आगे चलते हैं, अब 2 धाराएं और बच रही हैं हमारे सामने। कौन कौन सी धाराएं बच रही हैं, एक धारा बच रही है हमारे सामने 37 और एक धारा बच रही है हमारे सामने 38। ठीक है, ये 2 धाराएं हैं, दोनों धाराओं को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, धारा जो 37 है वो क्या कहती है, एसएसजी, है ना, एसएसजी के विरुद्ध जो है न्यायालय में कभी भी एसएमसी के विरुद्ध कभी भी न्यायालय में हम क्या नहीं कर सकते, वाद दायर नहीं कर सकते। ठीक है, 37 में जो है वो आपको ये याद रखना है कि सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, ठीक है, सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण जो है छोटी सी चीज़ है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसके बारे में।
ठीक है। धारा 37, धारा 37 सद्भावपूर्ण, सद्भावपूर्ण, सद्भावपूर्ण की गई, सद्भावपूर्ण पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, सद्भाव पूर्वक, पूर्वक की गई कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण। इसमें एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, संरक्षण, रक्षण। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखिएगा कि जो है एसएमसी है, एसएमसी के विरुद्ध हम कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एसएमसी के विरुद्ध हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब बची है धारा 38वीं, जो अंतिम धारा है। वो धारा ये कहती है कि राज्य सरकार इस धारा का प्रयोग करके या शक्तियों का प्रयोग करके अपने राज्य में आरटीई 2009 के संबंध में नियमावली जारी कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने इसी धारा का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान में राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली जो है 2011 में जारी की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार इस धारा का प्रयोग करके, धारा का प्रयोग, कौन सी धारा का, 38 प्रयोग करके, ठीक है, राज्य में आरटीई 2009 के तहत नियमावली यानी कि अपने अनुसार कुछ नियमों की श्रृंखला, नियमावली जारी कर सकती, नियमावली जारी कर सकती, ठीक है। तो राजस्थान सरकार हो या कोई दूसरे राज्य की सरकार हो, अगर उसको आरटी अपने राज्य में अपने तरीके से लागू करना है तो उसको किस धारा का उपयोग करना पड़ेगा, धारा 38 का जो है उसको उपयोग करना पड़ेगा। इसके उपयोग करने के बाद ही राज्य सरकार जो है, उपयोग करने के बाद ही राज्य सरकार आरटीई 2009 के अंतर्गत राजस्थान में या राज्य में राज्य निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली को क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है सारे भाग हो गए। एक भाग को हम वापस से देख लेते हैं। आपको इम्पोर्टेंट दो धाराएं हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट सारे की सारी धाराएं मैं आपको, धाराएं यहाँ से आपके सामने हैं, प्रेजेंट करी हुई हैं सारी की सारी। और इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिया, सारी आप देख सकते हैं। वित्तीय बंटवारा आपको बता दिया, सीटों का रिजर्वेशंस आपको बता, ठीक है, परीक्षा कहाँ से स्टार्ट हो सकती वो बता दिया आप, के अलावा प्रकीर्णन के बारे में बता दिया। ठीक है, कुछ और धाराएं जो हैं वो यहाँ थी, यहाँ पे हमने बता दिया 6 से 14 तक। ठीक, और दूरी आपको बता दी 1 से 5 तक की कक्षा के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, 6 से 8 तक की 3 किलोमीटर की, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में 2 किलोमीटर। ठीक है, माता पिता संरक्षक के दायित्व आपको धारा में बता दिए हैं, कि जुर्माना आपको बता दिया है किया जा सकता, और मापदंड के अनुसार बता दिया। एसएमसी का उल्लेख और गठन आपको बता दिया 21K के अंदर। शिक्षकों का अनुपात आपको जो है और बता दिया, और डिटेल में आपको अनुसूची के अंतर्गत बताऊंगा। मैक्सिमम जो चीज़ है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर। तो हमने इस तरह से जो आरटीई 2009 है उसके सभी अध्यायों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। ठीक है।